यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जो है वो शुरू कर रहे हैं, इकनॉमिक्स की क्लास है और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। और कल हमने सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी, कि यस सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन और लीकेजेस होती हैं। फिर कल उसका टेस्ट भी हुआ था। तो अब यूँ करते हैं कि हम वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट चैप्टर, दिस वाज द चैप्टर ऑफ chapter number 15 was the national income. We covered that. Introduction to circular flow of income 16. Now today aggregate demand and aggregate supply analysis. ये चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? देखें, एग्रीगेट मीन्स डिमांड बाय ऑल द पीपल, ऑल द डिमांड इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम यूँ डिमांड कर सकते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर, ये कौन सा चैप्टर था हमारा? सर 17 शायद। ये 17 जो है ना वो चैप्टर है हमारे पास। तो 17 चैप्टर में सबसे पहले हम जाते हैं अपनी की टर्म्स की तरफ के वहाँ पे हमें 17 चैप्टर के अंदर उसकी की टर्म्स है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। हाउ यू वी डिफाइन द एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज़ द डिमांड, मैं एक्चुअली बुकिश डेफिनेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ जो बुक में लिखी है। एग्रीगेट डिमांड, द टोटल डिमांड of an economy's goods and services at a given price level in a given time period। यानी सबसे पहले आपके मुल्क में जो कुछ भी बनता है, जो कुछ बनता है उसे तो एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। जो कुछ बनता है, मैं इस वक्त टीचिंग सर्विसेज बना रहा हूँ, इसी तरीके से बहुत से कंपनियाँ बहुत सी चीज़ें बना रही हैं, बहुत से एग्रीकल्चरल गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रही हैं, इसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई होता है मुल्क के अंदर जो कुछ भी बनता है, द टोटल आउटपुट दैट प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। आज की प्राइस में जो कुछ भी वो सप्लाई करते हैं उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। उस सप्लाई में से कितना डिमांड होता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा डिमांड और सप्लाई आमतौर पर तो इक्वल रहती हैं, लेकिन समटाइम इक्वल नहीं भी होती। लेकिन फ़र्ज़ करें 400 बिलियन डॉलर की सप्लाई हुई है, तो उसमें से हो सकता है कि कभी कम हो, डिमांड कम हो, 400 की ना हो, और कभी सरप्लस डिमांड भी होती है, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन होती भी है, डिसइक्विलिब्रियम होता है मार्केट के अंदर। सो मुल्क के अंदर जितना भी गुड्स बनता है उसमें से कितना डिमांड हो रहा है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, एट ए स्पेसिफिक प्राइस पर और टाइम पीरियड के साथ। फिर जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उनमें 4 कंपोनेंट जो हैं उनमें एक को हम कहते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस और एम, ये होता है, ठीक है जी। सी से होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन, आई से होता है इन्वेस्टमेंट, जी से होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स होता है एक्सपोर्ट्स, और एम से होता है इंपोर्ट्स, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड इन चार, यानी 4 कंपोनेंट हैं। एक को कहते हैं कंजम्पशन। अफान क्या लिखता हूँ? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं इसको? नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट? नहीं, नेट एक्सपोर्ट से, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। सर अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट माइनस में होगी, वैल्यू विल बी द माइनस ना, नेट में हो जाएगी। तो अब आप ये देखें कि ये 4 कंपोनेंट हैं आपके पास, जिनमें हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होती है कंजम्पशन के। कंज्यूमर क्या होता है? देखें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। रोज़ाना हम घर वाले जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपने लिए क्या लेके आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं अपने लिए, वो टेलीकॉम सर्विसेज लेके आते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेते हैं, आलू प्याज टमाटर लेके आते हैं, ग्रोसरी आटा चीनी दालें लेके आते हैं। ये सब क्या कहते हैं? इसको कंज्यूमर डिमांड कहते हैं। उसमें डिमांड में दोनों किस्म की गुड्स भी होती हैं, कुछ ड्यूरेबल्स होती हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल्स भी होती हैं। मतलब सोफ़ा लेके आ गए, ये भी उस वक्त कंज्यूमर डिमांड में ही आएगा।
इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट इज़ द स्पेंडिंग बाय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। बिजनेसेस जब अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदती हैं उसे भी आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या अपने लिए कंपनियां बनाती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये चीज़ होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनानी है, डिफेंस प्रोवाइड करना है, तो ये सब उस पर जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। और जो नेट एक्सपोर्ट्स है हमारे पास, ये वाला नेट एक्सपोर्ट्स, उसमें कहते हैं नेट एक्सपोर्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नेट एक्सपोर्ट होता है। अब जब भी ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है, ये चार तरह की चीज़ें, यानी कंज्यूमर की बात कर रहे होते हैं, कंज्यूमर कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है, और वो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती है। और एग्रीगेट डिमांड का जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। एग्रीगेट डिमांड जो है उसके जो जिस तरह का वो बनता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस तरफ जो है ना वो रियल जीडीपी होती है, इस तरफ रियल जीडीपी लेते हैं, जीडीपी लेते हैं, और इस तरफ हम क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, यानी एग्रीगेट डिमांड ये है जी, एग्रीगेट डिमांड लेते हैं जी यहाँ पे, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। प्राइस लेवल है, यहाँ पर होता है प्राइस लेवल, आमतौर पर प्राइस लेवल्स, खाली प्राइस नहीं। एक बात है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ खाली प्राइस नहीं लिखते, उसके साथ लफ्ज़ लिखना पड़ेगा प्राइस लेवल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क में अंदर जितनी चीज़ें भी हैं उनकी एवरेज प्राइस लेवल्स की बात हो रही है। जब प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो लोग कम डिमांड करते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं जी, सही है जी। इस तरीके से जो है ना वो होता है एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी, ये ठीक बना रहा हूँ कर मैं ये एग्रीगेट डिमांड का? सर ये वो है पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो ये एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है, ये सप्लाई होगा। एग्रीगेट डिमांड का तो यूँ होता है जी, एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिवली सर नहीं होता, एग्रीगेट नहीं हो सकती, नहीं होता। नॉर्मल डिमांड से माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड पॉजिटिव हो सकती है ना? नहीं हो सकती, नहीं होती। गिफन गुड्स का केस है, लेकिन वो भी और है। अच्छा, अब यूँ है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ना। अच्छा, आगे ये बात है कि ये एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं यार, और ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाए तो ये एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाँ, अगर C + I + G + X - M इनमें से कोई भी चीज़ जब इंक्रीज़ हो जाती है, मसलन ये है कि कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो राइट की तरफ चला जाएगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर कम हो तो ये लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। अब एक चीज़ तो ये है कि एक तो ये इसके ऊपर जो है वो शिफ्ट होता है, देखिए ज़रा, एक तो 2 किस्म के अफ़ान ज़रा आपने समझना है। मैं आपको अच्छा वीडियो ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो बनी हुई है, वो भी उनका लिंक भेजता हूँ, ठीक है, वो भी आपने देखना है, जिसमें मैंने डिटेल में ये बात समझाई हुई है कि ये शिफ्ट क्यों होता है, ये क्यों जो है राइट की तरफ शिफ्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड AD से AD1 पे क्यों जाता है। एक तो ये बात है क्यों जाता है जी, उसकी वजह है कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाए तो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी तो राइट की तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी तो जाएगा, इंपोर्ट्स कम होगी तो राइट की तरफ जाएगा, ये जाएगा। अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है उसका मतलब है डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए कर्व शिफ्ट हो जाता है। हाँ, शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट कम होगी तो ये इस तरफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि ये खुद इसके ऊपर शिफ्ट क्यों आता है। क्वेश्चन ये है कि डिमांड कर्व के ऊपर क्यों चेंज आती है, वाई देयर इज़ अ चेंज ऑन द डिमांड कर्व ना, डिमांड कर्व के ऊपर क्यों चेंज आती है। इसके लिए फिर हम 3 किस्म के जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो सामने लेते हैं ना, ठीक है जी। एक हम उसमें लेते हैं जो हमारे पास आता है, जैसे ये डिमांड कर्व है एक, ठीक है, ये डिमांड कर्व है, इसके ऊपर जो चेंज आती है वो 3 वजह से। एक को कहते हैं हम इंटरनेशनल इफ़ेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं कॉस्ट वेल्थ इफ़ेक्ट, और तीसरे को कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। आप ये बताएं राहिम, आप आए हो, ये प्राइस क्या है, ये प्राइस लेवल्स है, यहाँ पर फिर एग्रीगेट डिमांड कम है,
अगर प्राइस कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो ज़्यादा हो रही है ये 3 वजह से हो सकती है। एक को हम कहते हैं इंटरनेशनल इफ़ेक्ट, एक को कहते हैं वेल्थ इफ़ेक्ट, और एक को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। वो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, उन्होंने यहाँ पर इस बात को समझाया गया कि वेल्थ इफ़ेक्ट क्या होता है। जब कोई आदमी जो है ना, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी बेसिकली जो इनकम है उससे अब वो कम गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है, इसलिए वो डिमांड को कम कर देता है। जब भी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो जो कंज्यूमर है उसकी वेल्थ से, जो वो अपनी वेल्थ से जो गुड्स बाय कर सकता है वो क्या हो जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल्स वेल्थ कैन बाय, वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कम डिमांड करता है। दूसरी वजह ये है कि जब हमारी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो फॉरेनर भी हमारी गुड जो है वो बाय नहीं करता, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। और थर्ड रीज़न इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट है। इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट ये कहता है कि जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो आपकी डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने वही चीज़ें ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, डिमांड को ज़्यादा करते हैं, मनी की डिमांड को ज़्यादा करते हैं। जब मनी की डिमांड को ज़्यादा करते हैं तो उससे इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होती हैं, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती हैं। सही है जी। ये इसकी मैं ज़रा जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन आपको एक तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगा, और एक मैंने कहा है कि यूट्यूब की मेरी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखकर आपने रीराइट कर लेना है। राहिम, बात सुने, आप तो बहुत लेट क्यों आए हो यार? एक क्लास से निकलते हुए दूसरी क्लास में आने में 15 मिनट तो नहीं लगते? सर वो आपने लिंक के लिए भेजा था, मुझे फिर कॉपी करके फिर कोड लिखना पड़ रहा था, प्रेस नहीं हो रहा था कोड। लिंक तो भेजा होगा मैंने, कहाँ से लिंक भेजा हुआ था ना, वो प्रेस नहीं हो रहा था सर। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये कौन सा कर्व बना रहा हूँ, इसकी क्या शेप क्या है इसकी? ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है? ये एग्रीगेट, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ राहिम, आपसे। ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्राइस लेवल्स। इस जगह पे क्या लिखते हैं, वर्टिकल एक्सेस में प्राइस लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या लिखते हैं, रियल जीडीपी। और जब प्राइस ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल ज़्यादा होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, कम होती हैं। और जब कम होती हैं, जब प्राइस लेवल्स कम होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। पता है आपको ये क्यों होती है? इसके 3 वजह हमने पढ़ी हैं अभी। अफान, कौन सी 3 वजह पढ़ी हैं, क्यों ऐसा होता है कि जब प्राइस कम होती है या प्राइस ज़्यादा होती है तो वो कम? इंटरनेशनल इफेक्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और फाइनेंशियल एसेट्स, या और एक होता है वेल्थ इफेक्ट। हाँ, वेरी गुड। वेल्थ इफेक्ट, ये 3 वजह होती हैं। और इसके शिफ्ट की जो वजह होती हैं, जो शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड में, जो शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड में, वो कंजम्पशन C प्लस आई, एक हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M, इनकी वजह से होता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो ये भी, अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो डिमांड ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए तो डिमांड ज़्यादा, इसी तरीके से ये होता है। मेरा ख्याल है कि ये बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, ये जो कलर रेड कलर से ग्रीन हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है राइट की वजह से। ये क्यों राहिम, क्यों शिफ्ट हुआ होगा? उसकी कोई 2-3 वजह बताएं। सर इंटरेस्ट रेट की वजह, ये C प्लस आई प्लस G। अच्छा, आने से पहले हमने एक बात की थी कि एक इक्वेशन होती है, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू, अफान पूरा करें, लिखवाएं मुझे। सर C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, और इंपोर्ट्स अगर कम हो जाए तो फिर भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इसको आप क्या जी? सर अगर C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M अगर चेंज हो तो शिफ्ट होता है, और अगर वो जो 3 फैक्टर्स थे अगर उनमें चेंज आए तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। किसमें? इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, इंटरनेशनल इफेक्ट की वजह से।
ठीक है, वो मूवमेंट अलोंग की वजह से आता है। ये एग्रीगेट डिमांड थी। नया टॉपिक है एग्रीगेट So- सप्लाई का। जी बोले। एग्रीगेट डिमांड, ये जो पूरा फॉर्मूला इसकी वजह से कर्व पूरा राइट साइड पे शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पे? अगर इंक्रीज हो रहा कोई भी एक फैक्टर, कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो राइट की तरफ, कंजम्पशन कम हो रही है तो लेफ्ट की तरफ। और अगर वो जो वेल्थ फैक्टर ये है, ये उसी सेम कर्व करेंगे? हाँ, उसके कर्व के अंदर ही चेंज आएगी, वो अलोंग की वजह से होता है। उसकी रीज़न ये है। सप्लाई ये होता है कि मुल्क में जो कुछ बनता है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, लेकिन आप लोगों को लंबी डिटेल के बजाय इस चैप्टर को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ ताकि हम इसको कर सकें। देखें, मुल्क के अंदर जो कुछ बनता है ना उसको सप्लाई कहते हैं। मुल्क के अंदर जितना भी आउटपुट बनता है, टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है ये राहिम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें एग्रीगेट सप्लाई की, जो बुक में लिखी हुई है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये होता है टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, एग्रीगेट सप्लाई होता है टोटल आउटपुट दैट प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। जितना भी कंपनियां सप्लाई करती हैं एक ख़ास टाइम पीरियड पर, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी। अच्छा, अब मैं बताऊं एग्रीगेट सप्लाई कर इस तरह का होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, मैं आज वीडियो आपको भेज दूंगा, उसमें ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है। इसमें अगर प्राइस लेवल जो है यहाँ पर है तो बिजनेसेस कम सप्लाई करते हैं, और अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो बिजनेसेस ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, सप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ज़्यादा होने से आपकी सप्लाई मुल्क में ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, एक होता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एक होता है सप्लाई कर जो है वो दो तरह के होते हैं। सप्लाई कर दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर और दूसरा होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर तो इस तरह का हुआ जैसे मैंने अभी बनाया, ये एग्रीगेट सप्लाई है। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इस तरह, एक फेज़ ये है परफेक्टली इलास्टिक, फिर है अपवर्ड स्लोपिंग और फिर है इन इलास्टिक। तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करके तीन फेजेस होते हैं। एक को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं राहिम, परफेक्टली इलास्टिक, और इस हिस्से को क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। और बीच में जो एरिया है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्या, अपवर्ड स्लोपिंग। इसके तीन फेज़ होते हैं। केन्स कहता था कि जो आपके पास सप्लाई होता है लॉन्ग रन, उसके तीन फेज़ होते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक अपवर्ड स्लोपिंग और एक इन इलास्टिक होता है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना हिस्सा यानी परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन होती है, यानी स्ट्रेट लाइन होता है, वो इस तरह का नहीं होता। सर, केन्स थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थ्योरी के बाद आई थी? नहीं, क्लासिकल पहले थे, केन्स बाद में आया। केन्स सेकेंड वर्ल्ड वार में 1948 में आया, ठीक है जी, केन्स आया। तो उससे पहले क्लासिकल, केन्स से पहले क्लासिकल होते थे, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि गवर्नमेंट को अगर अपनी जो रिसोर्सेज खुद ब खुद ही एफिशिएंट एलोकेट होते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे, क्या कहते थे, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इकोनॉमिस्ट हु थिंक दैट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये लिखता हूँ, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल, वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, एंड दैट द इकोनॉमी विल मूव टूवर्ड्स फुल इक्विलिब्रियम विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर जो है वो ख़ुद ब खुद ही रिसोर्सेज बेस्ट यूज़ हो जाते हैं। गवर्नमेंट को आपका क्या हाल है राइम, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए बिजनेसेस के बीच में कि नहीं करनी चाहिए? जी सर। अगर करेंगे तो क्लासिकल केन्स कहता था करें, केन्स कहता था KYNE, केन्स कहता था यस, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करो तभी फुल रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल कहते थे नहीं, गवर्नमेंट के बगैर ही फुल रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे, एक वजह। दूसरा, जो क्लासिकल केन्स कह रहा था कि यूँ 3 स्टेज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, लेकिन जो क्लासिकल है वो कहते थे नहीं, ये वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है, इस तरह का होता है। मैं ज़रा पूछता हूँ अफान, Yes, sir. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सर,
the total supply that suppliers will supply at a certain price level. टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मुल्क में जो कुछ बनता है उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है, जो कुछ बनता है। और राहिम, इनमें से ये मुझे बताओ, दो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर बना रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये भी है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा न्यू क्लासिकल का है और कौन सा जो है वो केन्स का है? क्लासिकल का है, ये जो लेफ्ट पे, ये वाला क्लासिकल का है जी। और ये किसका है? वो दूसरा क्या नाम है उसका? केन। पहले गाड़ी की चाबी की, फिर NES, केन्स, ठीक है जी, केन्स का। अफान ठीक कह रहा हूँ? ये ठीक कह रहा है ये बंदा? सर उल्टा कह रहा है। ये केन्स का है, केन्स कह रहे हैं ऐसा होता है, और क्लासिकल कहते हैं कि इस तरह का होता है, ठीक है। क्लासिकल कहते हैं कि वर्टिकल, जो हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल होता है। ज़रा देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी ज़रा। इकोनॉमिस्ट हु थिंक दैट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल, वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, एंड दैट द इकोनॉमी विल मूव टू फुल एम्प्लॉयमेंट का, that the economy will move towards full employment without government intervention, without government intervention के बगैर ही जो है वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी। मुझे बताएं क्या कहा मैंने, राहिम क्या बात की है? सर के क्लासिकल वाले क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है इसका फिर वर्टिकल जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है, और ये विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया राहिम। केन्स जो है वो क्या कह रहा है? केन्स कह रहा है कि नहीं, पीपल हु एग्री विद द, यानी व्यू दैट, केनेजियन कहते हैं किनको है? केनेजियन को कहते हैं जो कि जॉन मैनॉर्ड केन्स, उस इकोनॉमिस्ट का नाम है जो उसको फॉलो करते हैं, उसको केनेजियंस कहते हैं। वो कहते हैं दैट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहती है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नीडेड, गवर्नमेंट को फिर इंटरवेंशन या मुदाखलत करनी पड़ेगी। हाँ, और ये जो थे जी बोलें सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस डेट को हुई थी? वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बात है 17, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई एक ख़ास दिन नहीं था कि जिस दिन पता चल गया कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन जिस दिन से 1750 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई तकरीबन, और आज तक ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल तक चल रहा है। बस 1750 के बाद से हुई, लेकिन जिस दिन स्टीम इंजन ईजाद हुआ था, स्टीम इंजन, उस दिन से जो है बस समझें कि वो रेवोल्यूशन की हद हो गई थी, जैसे आज AI। हाँ, उसकी वजह से फिर केन्स थ्योरी डेवलप हुई थी क्योंकि चेंजेस इकोनॉमी में इतने आगे थे। नहीं, केन्स की तो जो थ्योरी डेवलप हुई है वो हुई है 1948 में, ठीक है, 1940 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बहुत बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कार्ल मार्क्स और ये वो लोग थे, वो जब से मशीनों ने काम करना शुरू किया ना, तब से लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो ये उसके अगेंस्ट में नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में नहीं थी, ये क्लासिकल की थिंकिंग के उसमें थी। तो अब जो है वो ये जो है हमारे पास, अब ज़रा की टर्म और बुक को ज़रा देखें। हमने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरह का होता है, ठीक है जी, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। इसमें भी कुछ शिफ्ट होते हैं और कुछ इसके अंदर अलॉन्ग द सप्लाई कर्व होते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं ये बताऊं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट तब होता है जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज, उनकी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हों तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। मसलन ये बताएं, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये शिफ्ट हो रहा है। ये राहिम बताना, ये राइट की तरफ जा रहा है या लेफ़्ट की तरफ जा रहा है? राइट की तरफ। ये राइट की तरफ तब जाएगा जब इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे होंगे, जब इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी लैंड लेबर कैपिटल ज़्यादा हों तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सही है जी। अब इसमें अगली बात ये कर रहे हैं, एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या?
मैक्रो ये बातें हम कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं, इसको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये ग्रीन वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व है, रेड वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पर रियल जीडीपी फिक्स हो जाती है और प्राइस लेवल फिक्स हो जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज़ ए सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक? यहाँ से राहिम पढ़ना आखिरी क्या बात है? Sir, the output and price level achieved where AD equal as ADE क्या होता है? aggregate demand. और जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, इसी को आप मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी, सुने मेरा ये चैप्टर हमने आज किया है, चैप्टर नंबर 17 किया हमने। ठीक है कल जी जी सर केन्स थ्योरी वाले सप्लाई ग्राफ के साथ डिमांड ग्राफ भी बनता है, केन्स की उनका भी इक्विलिब्रियम होता है? किनका? हमेशा हम क्लासिकल बनाते ही नहीं हैं, हम वो बनाते हैं केन्स का ही बनाते हैं, और बनाना भी केन्स का ही चाहिए। मसलन ये है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाना है ना, तो हम हमेशा यूँ बनाते हैं। बेटर ये होता है कि बल्कि मैंने मार्किंग स्कीम में भी वो कह रहे थे कि जो केन्स का लॉन्ग रन का बनाया ना, इस तरह ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं वहाँ जीडीपी होती है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो जीडीपी ज़्यादा हो जाती है, प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। इसको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं आपको इसका ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मैं अगली क्लास आपकी एंड